आज जो आप सुनेंगे शायद ही किसी मेनस्ट्रीम मीडिया या किताब ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। क्या आपको लगता है कि किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसके परमाणु हथियारों या बड़ी सेना से मापी जाती है? नहीं। 21वीं सदी में किसी भी देश की संप्रभुता और असली ताकत होते हैं उसके वैज्ञानिक, वो दिमाग जो देश को भविष्य की ओर खींच कर ले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले कुछ दशकों से भारत के सबसे बेहतरीन और होनहार वैज्ञानिकों को एक एक करके बहुत ही खामोशी से मिटाया जा रहा है? जरा सोचिए, आप एक आम इंसान हैं जो देश के सबसे सुरक्षित और गुप्त रिसर्च सेंटर में काम करता है, और एक दिन अचानक आप रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। पीछे छूट जाता है सिर्फ सन्नाटा और कुछ अनसुलझे सवाल। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं है, ये इस देश की एक खौफनाक सच्चाई है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट और वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, वो अभी आना बाकी है। भारत ने हमेशा से एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सपना देखा है, खासकर परमाणु ऊर्जा और स्पेस रिसर्च में। लेकिन इस तरक्की के पीछे एक बहुत ही गहरा स्याह साया मंडरा रहा है। इस खूनी खेल की शुरुआत होती है भारत के परमाणु कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया की फ्लाइट 101 स्विस आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों से टकराकर क्रैश हो जाती है। भाभा की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जरा टाइमिंग देखिए, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमयी मौत के ठीक 13 दिन बाद यह हादसा होता है, और वो भी तब जब डॉक्टर भाभा ने कुछ ही समय पहले ऑल इंडिया रेडियो पर खुलेआम ये ऐलान किया था कि भारत के पास 18 महीने के अंदर परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। इस हादसे के बाद उस हवाई जहाज का पूरा मलबा कभी रिकवर नहीं किया जा सका, ना ही कोई ऐसी फोरेंसिक जांच हुई जो ये साबित कर सके कि उसमें कोई बम नहीं था। सालों बाद CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली ने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में कथित तौर पर माना था कि इस क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ था, ताकि भारत को एक परमाणु ताकत बनने से रोका जा सके। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक की एक सोची समझी हत्या? और फिर ठीक 5 साल बाद 30 दिसंबर 1971 को देश को एक और गहरा घाव मिलता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विजनरी जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई केरल के कोवलम में एक होटल के कमरे में मृत पाए जाते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 52 साल थी। एक दिन पहले ही वो एक रॉकेट लॉन्च की निगरानी कर रहे थे। आधिकारिक तौर पर इसे कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक कह दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक का कभी कोई पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। साराभाई ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपने करीबियों से कहा था कि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी उनकी जासूसी कर रही है। उनके सबसे करीबी साथी डॉक्टर सुरेश शाह और डॉक्टर हरिशंकर कश्यप भी बाद में रहस्यमयी हादसों में मारे गए। जब किसी देश के सबसे बड़े विजनरी लीडर्स को इस तरह रास्ते से हटा दिया जाता है, तो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होते, बल्कि उस देश का पूरा सिस्टम दशकों पीछे चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो शीत युद्ध के समय की पुरानी बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट चेतन कोठारी द्वारा निकाले गए सरकारी आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। आपको क्या लगता है कितने वैज्ञानिकों की मौत हुई होगी? 10, 20? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC में 15 सालों के अंदर 680 कर्मचारियों की मौत हुई। 680। सरकार ने संसद में खड़े होकर कहा कि 2009 से 2013 के बीच सिर्फ 11 अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जिन्हें उन्होंने रूटीन सुसाइड, आग लगने या एक्सीडेंट का नाम दे दिया। लेकिन सच्चाई फाइल के पन्नों से चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। RTI के आंकड़ों ने बताया कि बड़ौदा हेवी वाटर प्लांट में 26, कोटा न्यूक्लियर फैसिलिटी में 30 और टूटिकोरिन में 27 मौतें क्लस्टर्स में हुई। कलपक्कम के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में 92 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से कम 16 को सुसाइड घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई। इनमें से कई की उम्र सिर्फ 29 से 50 साल के बीच थी। क्या दुनिया की सबसे सुरक्षित और बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं वाली जगह पर इतने लोगों का अचानक मर जाना नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2013 की बात करते हैं। केट के जोश और अभिष शिवम 34 और 33 साल के ये दोनों युवा बहुत ही खास चीफ इंजीनियर थे। ये कोई आम नेवी इंजीनियर नहीं थे, ये INS अरिहंत से जुड़े थे,
भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, एक ऐसी पनडुब्बी जो गहरे पानी के अंदर से परमाणु हमला कर सकती है और भारत को अजेय बना सकती है। इन दोनों की लाशें विशाखापत्तनम नेवल यार्ड के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती हैं। पुलिस ने इसे तुरंत एक ट्रेन एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बारीकी से देखा तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने तहलका मचा दिया। रेलवे ट्रैक पर लाशें तो थीं, लेकिन शरीर पर ट्रेन से कटने, कुचलने या किसी भी भारी टक्कर का कोई निशान नहीं था। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें कहीं और मारा गया, जहर दिया गया या बेहोश किया गया, और फिर इस कत्ल को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उनकी लाशों को बड़ी ही चालाकी से ट्रैक पर रख दिया गया। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? इस हत्या ने भारत के पनडुब्बी प्रोजेक्ट को गंभीर रूप से धीमा कर दिया, जिसका सीधा फायदा हिंद महासागर में हमारे दुश्मनों को हुआ। क्या आप अभी भी इसे इत्तेफाक मान रहे हैं? तो चलिए कर्नाटक के कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन चलते हैं। 8 जून 2009, 47 साल के सीनियर साइंटिस्ट लोकनाथन महालिंगम सुबह की सैर पर निकलते हैं। वो एक ऐसे अधिकारी थे जिनकी पहुंच न्यूक्लियर रिएक्टर के बेहद खुफिया डेटा तक थी। वो अपने साथ न फोन ले जाते हैं, न अपना पर्स, और फिर वो कभी लौट कर नहीं आते। 6 दिन बाद उनकी बुरी तरह सड़ चुकी लाश काली नदी से मिलती है। लोकल पुलिस तुरंत इसे सुसाइड कह देती है, लेकिन उनके परिवार का कहना था कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं थे। उनके भाई ने उस लाश का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की, लेकिन उससे पहले ही जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। महालिंगम से कुछ ही हफ्ते पहले उसी फैसिलिटी के एक और कर्मचारी रवि मुल्ले का किडनैप करके बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, और इसी कैगा में 24 नवंबर 2009 को जो हुआ उसने साबित कर दिया कि दुश्मन हमारे घर के अंदर बैठा है। कर्मचारियों के पीने के पानी के कूलर में ट्रिटियम मिला दिया गया। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक अत्यधिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। 20 से ज्यादा वैज्ञानिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पानी में ये जहर मिलाने के लिए हाई सिक्योरिटी जोन का एक्सेस और रेडियोएक्टिव मटेरियल की जानकारी होना जरूरी है। ये किसी बाहरी इंसान का काम नहीं था। BARC, जिसे भारत का अभेद्य किला माना जाता है, वहां भी ये खूनी खेल जारी रहा। 30 दिसंबर 2009 को 2 युवा रिसर्चर उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग लैब में जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ राख हो गया, लेकिन फोरेंसिक जांच में एक डरावना सच सामने आया। उस लैब में ऐसा कोई केमिकल या ज्वलनशील पदार्थ था ही नहीं जो इतनी भयानक आग पैदा कर सके। फायर सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। एक केमिकल फ्री लैब में आग का बवंडर कैसे आ सकता है? और सिर्फ 2 महीने बाद 23 फरवरी 2010, 48 साल के इंजीनियर एम पद्मनाभन अय्यर अपने सरकारी फ्लैट में मृत पाए गए। उनके गले में रस्सी बंधी थी। देखने में यह पक्का सुसाइड लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सुसाइड के नाटक को बेनकाब कर दिया। अय्यर के सिर के अंदरूनी हिस्से में किसी भारी चीज से मारे जाने के गहरे निशान थे। ये एक परफेक्ट मर्डर था। कातिल ने डुप्लीकेट चाबी से बिना कोई ताला तोड़े घर में एंट्री ली, सोते हुए अय्यर के सिर पर वार किया, फिर गले में रस्सी बांधकर सुसाइड का ड्रामा रचा और बाहर से ताला लगाकर बड़ी आसानी से चला गया। वहां न कातिल के फिंगरप्रिंट थे, न कोई डीएनए। क्या कोई आम मुजरिम इतनी सफाई से काम कर सकता है? यह दुनिया के सबसे ट्रेंड जासूसों और हिटमैन का काम था। यह सिंडिकेट सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक नहीं रुका। हमारी स्पेस एजेंसी ISRO को भी अंदर से खोखला करने की साजिश रची गई। 1990 के दशक में भारत रूस से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक ले रहा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत को यह तकनीक मिले। रूस ने दबाव में डील कैंसिल कर दी, लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। 1994 में इसरो के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक नंबी नारायणन, जो भारत का अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भयंकर टॉर्चर किया गया। बाद में CBI और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बेगुनाह साबित किया, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था। भारत का स्पेस प्रोग्राम 10 साल पीछे चला गया, और फिर 23 मई 2017 इसरो के एक और एलीट वैज्ञानिक तपन मिश्रा को जहर दिया गया। कोई आम जहर नहीं, बल्कि आर्सेनिक ट्रायोनॉक्साइड। ये जहर उन्हें बेंगलुरु के हाई सिक्योरिटी इसरो हेडक्वार्टर में एक इंटरव्यू के दौरान डोसे की चटनी में मिलाकर दिया गया था। तपन मिश्रा किसी तरह बच तो गए, लेकिन 2 साल तक उन्होंने जो भयानक दर्द सहा वो रूह कंपा देने वाला है। उनके शरीर से भयंकर खून बहता रहा, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया और स्किन उखड़ने लगी। तपन मिश्रा भारत के सबसे बड़े सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR एक्सपर्ट थे। ये वो तकनीक है जिससे हमारी सेना घने बादलों और अंधेरे में भी दुश्मनों पर नजर रख सकती है। क्या आप पैटर्न देख पा रहे हैं? चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो भारत को ताकतवर बना रहे हैं।
अब सरकार और ब्यूरोक्रेसी का वो घिसा पिटा जवाब सुनिए जो वो अक्सर देते हैं। ये सब काम के प्रेशर और डिप्रेशन की वजह से किए गए सुसाइड हैं। क्या वाकई? 24 साल के मोहम्मद मुस्तफा, जिसकी हाल ही में परमानेंट जॉब पक्की हुई थी, उसने अपनी कलाई काट ली और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं था। 27 साल की टिटस पाल, जो 3 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाकर खुशी खुशी लौटी थी, 14वीं मंजिल के अपने फ्लैट में फांसी पर झूल गई। 63 साल की रिटायर्ड वैज्ञानिक उमा नरसिम्हा राव की मौत को भी डिप्रेशन कह दिया गया, जबकि उनके परिवार ने इसे सिरे से नकार दिया। अगर आप खुफिया एजेंसियों के काम करने का तरीका समझते हैं तो आप जानेंगे कि यह बंद कमरा और अचानक सुसाइड एक बहुत पुरानी और कारगर चाल है। वो मर्डर को सुसाइड इसलिए दिखाते हैं ताकि टारगेट संस्था बदनामी और पब्लिक पैनिक के डर से खुद ही केस को जल्दी बंद कर दे। ये कोई डिप्रेशन का शिकार हुए लोग नहीं थे, ये सांख्यिकीय छलावे के पीछे छिपे हुए प्रोफेशनल मर्डर थे। जरा दुनिया की तरफ देखिए। ईरान में उनके परमाणु वैज्ञानिकों को इजराइल की मोसाद ने सरेआम सड़क पर मारा, मैग्नेटिक बम चिपकाए, मशीन गन से गोलियां बरसाईं, लेकिन वहां उनका मकसद दहशत फैलाना था। भारत में उनका तरीका अलग है। यहां ये काम बिल्कुल खामोशी से किया जाता है। फ्रिक्शन वॉरफेयर। ऐसा दिखाओ जैसे कोई बीमारी, एक्सीडेंट या सुसाइड है, ताकि कोई शक ना करे और कोई अंतरराष्ट्रीय बवाल ना मचे। हैरानी की बात तो यह है कि 2024 से 2026 के बीच अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक पैटर्न देखा गया। नासा, लॉस एलामोस और MIT के करीब 10 शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक या तो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए या मारे गए। फ्रैंक माइवाल्ड, एंथनी चावेज, मोनिका रेजा, कोई टहलने निकला और नहीं लौटा। किसी को उसके घर में गोली मार दी गई। ये बिल्कुल वही तरीका है जो भारत में इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां एक ग्लोबल शैडो वॉर लड़ रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मकसद क्या है? मकसद है भारत के थोरियम प्रोग्राम को रोकना। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन दुनिया का 25% थोरियम हमारे पास है। अगर भारत के वैज्ञानिकों ने थोरियम रिएक्टर पूरी तरह बना लिए तो हम ऊर्जा के मामले में हमेशा के लिए पूरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाएंगे। हमें अमेरिका या रूस के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी तरह कमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत को पीछे रखने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। दुश्मन देश बम गिराकर हमारी बिल्डिंगें तोड़ सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन जब वो हमारे सबसे होशियार दिमागों को मारते हैं तो वो हमारा भविष्य चुरा लेते हैं। वो हमारी पीढ़ियों को पीछे धकेल देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप राहुल नाम के एक आम इंसान होते जो अपना घर बार छोड़कर देश के लिए ऐसी खोज कर रहा है जो इतिहास बदल सकती है, और आपको पता चले कि आपकी खोज का इनाम एक खामोश मौत हो सकती है, आप क्या करते? हमारे इन वैज्ञानिकों ने यह खतरा उठाया, लेकिन हमारे सिस्टम ने क्या किया? क्या लोकल पुलिस इन इंटरनेशनल जासूसों को पकड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। आज भारत को एक नेशनल साइंटिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट और एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है जो सिर्फ हमारे इन अनमोल दिमागों की रक्षा करे। ये महज हादसे या डिप्रेशन के शिकार लोगों की कहानियां नहीं है। बंद कमरे में परफेक्ट मर्डर, लैब में बिना कारण लगी आग, चटनी में मिला मिलिट्री ग्रेड जहर और ट्रेन की पटरियों पर बिना चोट वाली लाशें। ये एक बहुत ही शातिर, ताकतवर और इंटरनेशनल सिंडिकेट के खूनी निशान हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, एक चीखती हुई हकीकत है। जब तक हमारा देश अपने वैज्ञानिकों को अपनी मिसाइलों और परमाणु बमों से ज्यादा सुरक्षित और कीमती नहीं मानता, तब तक ये खामोश युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे देश के बेहतरीन दिमाग यूं ही अंधेरे में गायब होते रहेंगे। सच्चाई आपके सामने है। अब आपको तय करना है कि क्या हम इन फाइलों को हमेशा के लिए बंद होने देंगे या फिर इस सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे।